सुप्रभात छात्र मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र मित्रों, आज हम भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। छात्र मित्रों, आप लोग सबको जानकर ये हैरानी भी होगी कि भारत में भी कई सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां घूमने के बाद हमें हर चीज़ का पता चलता है। छात्र मित्रों, आप सभी को घूमना अच्छा लगता होगा, इसी कारण हिंदी के अंदर हमारे यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर ये भारत के पर्यटन स्थलों को रखने का निश्चित तौर पर तय हुआ है। छात्र मित्रों, हम ये भी कहेंगे कि भारत के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं वो भी हम देखने वाले हैं, और पर्यटन क्यों होना चाहिए उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, तो हम पहले देखेंगे कि पर्यटन क्या है। पर्यावरण और पर्यटन दोनों चीज़ें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जैसे कि मानव और प्रकृति और संस्कृति के बीच एक रचनात्मक संपर्क स्थापित करता है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्यटन स्थलों तक लोगों को आकर्षित करने की इनमें अपार क्षमता है। पर्यटन वो ही करता है जिसमें रचनात्मक संपर्क करने की एक कुड़न हो, और यही चीज़ हमें आकर्षित करती रहती है। हर एक इंसान को घूमना अच्छा लगता है, इसी कारण भारत में ऐसे कई पर्यटन स्थल है जहां घूमना हमें भी अच्छा लगेगा। पर्यावरण और पर्यटन का विचार सन 2001 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने शुरू किया, और इस उद्देश्य से उन्हें 26 जियो पार्क चिन्हित किए, और 2001 में भारतीय पर्यटन का विचार 2001 में हमारे यहाँ आया, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने एक 26 जियो पार्क शुरू किए। जियो पार्क को उन राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां उनके भौगोलिक दाई वाले स्थल मौजूद है। इन स्थलों में विशेष महत्व वाले, दुर्लभ और सौंदर्य की दृष्टि से विशेष अपील वाली वस्तुएं और जीव जंतु होते हैं। विशेष इसमें जो है कि दुर्लभ जो चीज़ें हो चुकी है, जो अभी जिसे पाना मुश्किल है, और दूसरा सौंदर्य की दृष्टि से प्रकृति के साथ जो पर्यटन स्थल हो गए वो विशेष एक अलग अपनी पहचान बनाने के लिए जियो पार्क बनाए गए। पर्यटन के लिए भारतीय बाजार विविधताओं भरा स्थान है। पर्यटनों के लिए अगर विदेशी पर्यटक है तो पर्यटक हमारे भारतीय बाजार में से कई सारी चीज़ें खरीदते हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प आदि क्षेत्रों से के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है, तथा नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं को विकास करने केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। और पर्यटन स्थल का विकास क्यों किया गया? क्योंकि जो स्थानिक लोग हैं उनको रोजगारी का अवसर मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र है, अगर ग्रामीण से क्षेत्र में अगर पर्यटन स्थल को हम विकास करते हैं पर्यटन स्थल का, तो वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनको रोजगार हेतु उनको एक अवसर मिल सकता है। पर्यटकों के लिए कैंपिंग स्थलों का संचालन करने से भी स्थानीय युवकों को काम मिल सकता है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत पड़ेगी। खान पान के लिए भी कुछ विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ेगी। खान पान की सूची में स्थानीय पकवान, स्थानीय फल और सब्जियां, मीट, दूध, पोल्ट्री, अंडे तथा मछलियां स्थानीय रूप से प्राप्त की जा सकती है। कुछ ग्रामवासी प्रयास करके इन चीज़ों को आपूर्ति कर सकते हैं।
आप एक सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का देता हूँ छात्र मित्रों। जब उसका निर्माण हुआ तब लोगों को लगता था कि यहाँ पर क्या अवसर मिले, मगर आज वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद वहाँ पर विदेशी पर्यटकों की होड़ लगी हुई है। और आप ये भी जान सकते हो छात्र मित्रों कि वहाँ पर काफ़ी सारा विकास के कार्य हो रहे हैं। तो कभी आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो है मुलाकात लीजिएगा। कुछ स्थानीय युवकों को गाइड के रूप में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। हम अगर किले की अगर हम बात करें तो जयपुर के अंदर हम चित्तौड़गढ़ का अगर किले की बात करें तो, या फिर राजस्थान के अंदर महलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कुछ सबसे अधिक अगर कोई देखता हो तो वो ताजमहल है छात्र मित्रों। तो ताजमहल के अंदर भी काफ़ी विदेशी पर्यटक यानी कि टूरिस्ट आते हैं और ये पर्यटकों की होड़ वहाँ पर लगी रहती है। तब वहाँ पर गाइड के रूप में वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। वो अंग्रेजी भाषा में या कोई भी स्पेनिश भाषा में या जापानीज भाषा में आपको उसकी हर एक बात को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अड़ोस पड़ोस की पहाड़ियों और जंगलों की सैर करा सकते हैं और स्थानीय वनस्पति और जीव जंतुओं की तथा ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों की तरह अपने समुदाय और लोक जीवन का परिचय दे सकते हैं। स्थानीय पर्यटन स्थलों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करके ये नाम कमा सकते हैं। स्थानीय बुनकर और कारीगर अपने उत्पादक प्रदर्शित करके पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। इन कारीगरों को अपने हस्तलिखित शिल्प और बनाए गए परिधान को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करने के अवसर दिए जा सकते हैं और ये सारे लोगों को एक अवसर यहाँ पर दिए जा सकते हैं। पर्यटन जो है वो गरीबी दूर करने, रोजगार सृजन और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का सशक्त साधन है। 27 सितंबर 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 दिसंबर को अगर हम बात करें तो 2003 को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस हम मनाते हैं, जिसका मुख्य विषय यही था। इस विषय से ही पता चल जाता है कि पर्यटन विकासशील देशों के लिए कितना सार्थक और महत्वपूर्ण है। हालांकि पर्यटकों को इनके विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रोम में सन 1963 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन सम्मेलनों में बहुत सरल शब्दों में इसका वर्णन किया गया है। अधिक कमाई के चलते पर्यटन क्षेत्र एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है और इसमें स्थानीय पर्यावरण में सुधार लाने तथा परिवहन, होटल, खान पान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में सेवाओं और माल की गुणवत्ता बेहतर करने की शक्ति निहित है। और ये सारी चीज़ें हैं जो पर्यटन स्थलों को हमारे उजागर करती है। पर्यटन के स्थानीय युवकों को नए नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। पर्यटन से सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आती है और पर्यटकों को तथा उनके मेजबानों के बीच बेहतर और समझदारीपूर्ण संबंध विकसित होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इससे विदेशी मुद्रा की मोटी कमाई होती है, जो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। सच्चाई यह है कि दुनिया के 83% विकासशील देशों में पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख साधन है। पर्यटक सेवा क्षेत्र का एक ऐसा उभरता हुआ उद्योग है जिसमें अपार संभावना निहित है और पर्यटन इसी कारण जो रोजगार है और साथ में जो विदेशी मुद्रा है वो विदेशी मुद्रा को अर्जित करने का कार्य भी पर्यटन करता है। पर्यटन रोजगार एवं वैश्विक संबंधों की आधारशिला है। क्यों ये कहा गया? पर्यटनों के लिए भारतीय बाजार विविधताओं से भरा स्थान है। इन विविधताओं के आर्थिक पहलुओं को देखते हुए शिल्प
आदि क्षेत्रों के संवर्धन हेतु ठोस सरकारी प्रयासों का परिणाम एक नई आर्थिक संभावना के रूप में देखा जा सकता है। अगर पर्यटनों के लिए अगर भारतीय बाजारों की अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशी लोगों को आकर्षित करती है, जिसमें हम कपड़ों से लेकर गहनों से लेकर मोतियों से लेकर हर चीज़, पत्थरों से लेकर हर चीज़ को हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तथा नए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विकास कर न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगारी के अवसरों को उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। पर्यटन संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं आदि प्राथमिकताओं को बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र सामने आ रही प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं को दूर कर इस उद्योग के विकास की और आर्थिक संभावना की तलाश की जा सकती है। और जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। जम्मू मंडल के सबसे रमणीय और खूबसूरत पर्यटन स्थल पटनीटॉप में आने वाली की भीड़ देख यह आभास अवश्य होता है कि आखिर कुछ ऐसा तो है इसमें जो विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित कर पाने की शक्ति यह रखता है। जम्मू के अंदर अगर हम मंडल की अगर बात करें तो पटनीटॉप नामक एक वहाँ पर पर्यटन स्थल है जो दुनिया के विश्व भर के लोगों को आकर्षित करता है। उससे ये कहा जा सकता है कि पटनीटॉप या कश्मीर या जम्मू एक आकर्षित कर पाने की जो शक्ति है वो उसमें है। हो भी क्यों ना, सब कुछ तो है इस स्थल में जिसे पाने के लिए पर्यटक कश्मीर में जाते हैं। उस कश्मीर में जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। आपको कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी माना जाता है। सीमावर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू मंडल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर स्थल समुद्र तल से 6400 फुट की ऊंचाई पर है, जहां लंबे लंबे चीड़ और देवदार के पेड़ हर उस शख्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो प्रकृति प्रेमी है, और इसे अतिरिक्त साल भर इसकी खूबसूरती ढलानों पर जमी रहने वाली बर्फ भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति रखती है। जम्मू के अंदर पटनीटॉप जो है उसमें अगर हम बात करें तो वहाँ पर बर्फ़ है, पहाड़ी है, 6400 ऊंचाई पर ये स्थित एक गांव है। वहाँ पर लोगों की भीड़ हमेशा रहती है। मंदिरों की नगरी जम्मू से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पर्यटन स्थल तक पहुँचने के लिए जम्मू से आप किस तरह से पहुँचोगे? जम्मू से क्या करना होगा? आम यात्री बस और टैक्सी का प्रयोग किए जा सकता है। हालांकि अब तो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से भी यात्रा बसें मिल जाती है जो आने वाले को पटनीटॉप तक घुमा कर लाती है। जम्मू से पटनीटॉप की यात्रा 3.5 घंटे की है, मगर इसे अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। अगर हम घूमने की अगर ये रखते हैं तो वैष्णो देवी से कटरा होकर भी हम पटनीटॉप पहुंच सकते हैं और 3.5 घंटे में हम अपनी यात्रा को सीमित बना भी सकते हैं। उधमपुर जिले में आने वाले इस पर्यटन स्थल को और खूबसूरत बनाने तथा अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पटनीटॉप विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है, जो सिर्फ पटनीटॉप को ही नहीं बल्कि इसके आसपास पड़ने वाले और भी रमणीय तथा धार्मिक स्थलों शुद्ध महादेव, मानतलाई, चिन्नेनी, सनासर आदि का विकास करने में भी लगी हुई है। क्योंकि अवसर ऐसा होता है कि आने वाले पर्यटकों में से अधिकतर जिन्होंने बर्फ़ कई बार देखी हो, बर्फ़ को देखकर
जाते हैं तो उनके मन को बहलाने के लिए आसपास के पर्यटन स्थलों को भी विकसित कर लिया गया है। तो उसके आसपास के जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। हालांकि पत्नीटॉप में गर्मियों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ आने वाले वर्ष भर ही आते हैं। सर्दियों में कई फुट जमी और गिरने वाली बर्फ का आनंद उठाने के लिए भी लोगों का तांता लगा रहता है। सर्दियों में आने वाले तो स्कीइंग का आनंद भी ले उठाते हैं, जिन्हें एक सप्ताह में स्कीइंग सिखाने का प्रबंध भी अब जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग तथा जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम की ओर से किया गया है। नाम मात्र के खर्च पर राज्य में कश्मीर के पहलगाम के क्षेत्र में उपरांत पत्नीटॉप और स्कीइंग स्थल के रूप में याति प्राप्त करवाने के पर्यटन विभाग के जम्मू विंग का अच्छा खासा सहयोग रहा है। विभाग की मेहनत ही है कि आज पत्नीटॉप की स्कीइंग और पैरालैंडिंग करने वालों की भीड़ भी लगी रहती है। हालांकि स्कीइंग के लिए तो पत्नीटॉप की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर बनी छोटी और बड़ी स्लोपी का प्रयोग किया जा रहा है। पैरालैंडिंग की अगर बात करें तो पैरालैंडिंग के लिए पत्नीटॉप के साथ लगते नथा टॉप सनासर क्षेत्र का जो आप भी खूबसूरती की एक मिसाल है। पर्यटन विभाग की ओर से अन्य स्लोपी की तलाश तथा उनका विकास किया जा रहा है ताकि स्कीइंग और पैरालैंडिंग करने के लिए आने वाले की भीड़ से निपटा जा सके, यानी काफ़ी वहाँ पर भीड़ रहती है। पर्यटन विभाग की ओर से स्कीइंग और पैरालैंडिंग के साल में 3 से 4 कोर्स करवाए जा रहे हैं और वह भी नाम मात्र खर्च पर। लेकिन इतना आवश्यक है कि स्कीइंग के लिए जनवरी फरवरी और तो पैरालैंडिंग के लिए अक्टूबर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि इसी समय के दौरान अधिक आनंदित हुआ जा सकता है। स्कीइंग और पैरालैंडिंग के साथ ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग करने की इच्छा रखने वाले भी पत्नीटॉप में अपनी इच्छा को पूर्ति करते हैं, जिनके लिए भी सप्ताह भर कई कोर्स करवाए जाते हैं। तो उनके लिए भी ये अच्छा एक सुनहरा मौका रहा है। पिछले कई सालों से इस पर्यटन स्थलों के विकास में जुटे जम्मू पर्यटन विभाग की ओर से आसपास के क्षेत्रों में कई स्कूल छात्र और बेरोजगारों को इन सभी रोमांचक खेलों का प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया गया है। पर्यटन विभाग की योजना के अनुसार इससे स्थानिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वे आने वाले पर्यटकों को इन पत्नीटॉप में आकर पर्यटक अपने आप को कश्मीर में पाता है, क्योंकि पत्नीटॉप की समुद्र तल से ऊंचाई श्रीनगर से भी अधिक है और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के बीच पत्नीटॉप ही एक ऐसा स्थान है जो सबसे ऊंचा है और सुबह सवेरे पड़ने वाली धुंध और कोहरे के बीच सुबह की सैर का अपना ही आनंद होता है। और यहाँ एक आनंदित कर देने वाली सारी चीज़ें हैं, इसीलिए लोग पत्नीटॉप जाने के लिए रोमांचित होकर आते हैं। लेकिन इतना आवश्यक है कि आने वालों को अपने साथ गर्म कपड़ों का इंतजाम करके आना चाहिए, चाहे वे गर्मी में ही क्यों ना आए। पत्नीटॉप में दिन का प्रत्येक पहर अपने आप में मनोहरी छटा से लिपटा होता है, जिसका आनंद लोग अपने अपने तरीके से उठाते हैं। और यहाँ पर ठहरने के लिए वैसे कई प्राइवेट होटल है और सरकारी व्यवस्था भी है। राज्य पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के कई बंगले हटेआई आदि है, जहाँ पर्यटक रात गुजार सकता है, यानी कि रात अगर रुकना हो तो वहाँ पर रात भी रुक सकते हैं। हालांकि अधिकतर पर्यटक दिन भर सैर सपाटा करने के उपरांत वापस लौट जाते हैं। यहाँ पर आने वालों की भीड़ कितनी है
यह इसी से स्पष्ट है कि गत वर्ष दिन में जाकर शाम को वापस लौटने वालों का आंकड़ा 6 लाख को भी पार कर गया है। यानी 6 लाख से भी अधिक लोगों का आंकड़ा यहाँ पर पार कर गया है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्वदेशी पर्यटकों की पटनी टॉप में आते हो, बल्कि विदेशों से भी लोगों की सुरज्य पहाड़ी और मनोहर छटा का आनंद उठाने के लिए आ रहे हैं। और यही कारण है जो पटनी टॉप को आगे बढ़ाता। आगे है छात्र मित्रों नागालैंड पर्यटन प्रकृति का अद्भुत चमत्कार, जिसके अंदर सबसे पहले डेस्टिनेशन, आकर्षण, होटल, फोटो और नक्शा, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। खूबसूरत वादियों के बीच भारत के उत्तरीय पर्वत क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्रों में बसा एक छोटा सा राज्य है नागालैंड। यह भूमि है विनम्र लोगों की, किसानों की और प्राकृतिक सौंदर्य की, रोचक इतिहास और अद्भुत संस्कृति की है। यहाँ का वन्य जीवन तथा समृद्धि वनस्पति और मनमोहक प्रकृति आपको मोहित करने के लिए पर्याप्त है। और यहाँ पर अधिकतर लोग किसान हैं और यहाँ की जो संस्कृति है वो संस्कृति किसान लोग होने के कारण वैसे के वैसी हमें पाई जाती है। यह सब और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं इस छोटे से प्रदेश में जो नागालैंड कहलाता है। अगर आपको सुंदरता से प्यार है तो यह रहस्यमय भूमि आपको चकित करने में पूरी तरह से सक्षम है। उनकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है और नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी यहाँ पर कहा गया है। सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण नागालैंड पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो नागालैंड की यात्रा आपको वास्तव में माँ प्रकृति की गोद में ले जाएगी। अगर कहा जाए तो नागालैंड की जो प्रकृति है वो प्रकृति माँ की गोदों में लेने की बात करती है। माँ प्रकृति और जीवंत नागालैंड। अगर आप नागालैंड की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह जान लीजिए कि अगर नागाओं की भूमि प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण है, यहाँ की हरियाली, खूबसूरत वादी, मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं और आप खूबसूरत यादें लेकर अपने घर वापस जा सकते हैं। अगर आप प्रकृति में रुचि रखते हैं तो नागालैंड से अच्छी जगह और क्या होगी। और अगर आप प्रकृति को समझते हैं तो नागालैंड से अधिक अच्छी जगह कोई नहीं। नागालैंड का भूगोल एवं जलवायु। नागालैंड अधिकांश पहाड़ी इलाका है। यह पश्चिम में असम, दक्षिण में मणिपुर और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। इस खूबसूरत राज्य में कुल 7 प्रशासनिक जिले हैं जिनमें 16 प्रमुख जनजातियां निवास करती है। और इस हर भरे राज्य में जलवायु के बारे में क्या कहा जाए। यह मनमोहक भूमि यह दावा करता है कि यहाँ का जलवायु इतनी अच्छी है कि साल के किसी भी समय या मौसम में आप नागालैंड की यात्रा कर सकते हैं। साल में कभी भी आप आकर नागालैंड की यात्रा कर सकते हैं। भोजन और लोगों की संस्कृति क्या है ये देखेंगे नागालैंड के लोगों की। नागालैंड में अधिकतर मछली और मांस खाया जाता है। यह विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग तरीके से बनाया और खाया जाता है। नागाओं के लोकप्रिय व्यंजनों में उबली सब्जियां, मांस से बने व्यंजन और चावल शामिल है। बात यह है कि स्थानीय लोगों का आतिथ्य सत्कार नागालैंड की यात्रा में 4 चांद लगा देता है। इनकी संस्कृति एक अंतहीन चर्चा का विषय है। नृत्य और लयबद्ध गीत इनकी दैनिक गतिविधियों का हिस्सा है। यह कहा जाता है कि नागाओं के लिए जीवन का उत्सव से कम नहीं। जो जीवन उनको मिला है वो उनके लिए उत्सव से कम नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो नागालैंड के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। नागालैंड के कुछ आकर्षक और लोकप्रिय स्थलों में से कोहिमा, दीमापुर, मौन, धोका, फेंक और पेरेन इत्यादि इनके घूमने के लिए पर्यटन स्थल है। तो ये सब कुछ जानने के बाद आपको किसका इंतज़ार है, तैयार हो जाइए
अपनी अगली छुट्टियों के में नागालैंड की यात्रा के लिए। चलो उसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के धर्मपरायण और तीर्थ स्थलों का पालना। उसके लिए अवलोकन जरूरी है, डेस्टिनेशन जरूरी है, आकर्षण होना, होटल, फोटो और नक्शे, ये सारी चीज़ों का आपको जरूर पड़ेगी। अगर घूमना आपका पेशा ही नहीं शौक है तो उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए पास आपके लिए काफ़ी कुछ मनोरम है और इसी वजह से मशहूर इस अद्भुत जगह को देखने देश विदेश से काफ़ी लोग आते जाते हैं ताकि धरती कथक नृत्य के उत्पित स्थान बनारस की पावन हिंदू धरती और भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, वह जगह जहां बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, यह सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर उत्तराखंड, हिमाचल और भोपाल, नेपाल उत्तर प्रदेश दिशा में पड़ते हैं। मध्य प्रदेश दक्षिणी दिशा में पड़ता है। बिहार पूर्व में और हरियाणा पश्चिम में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मशहूर तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं? भारत में भक्ति पर्यटन के लिए अगर उत्तर प्रदेश को शुमार न किया जाए तो कुछ अधूरा रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मस्थल बहुत ज़्यादा है और तीर्थ स्थल भी बहुत ज़्यादा है। प्रदेश पर्यटन श्रद्धालुओं को इसीलिए भी अपनी ओर आकर्षित करती है क्योंकि यहाँ काफ़ी मशहूर तीर्थ स्थल है। बनारस एक ऐसी जगह है जिसको हिंदुओं द्वारा मुक्ति या मोक्ष स्थल भी कहते हैं और यह देश विदेश के पर्यटनों के बीच मशहूर है। उत्तर प्रदेश एक बेहद पवित्र जगह है और वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण जगह भी। भगवान कृष्ण और राम की जन्मभूमि क्रमशः मथुरा और अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। इसी कारण वहाँ पर धर्मस्थल या तीर्थ स्थल हम ज़्यादा देखेंगे। कृष्ण से जुड़े स्थल जैसे वृंदावन और गोवर्धन है जहाँ लोग पूरे साल उत्सव और उल्लास के लिए आ सकते हैं। लोग उत्सव और उल्लास के लिए वहाँ आते हैं। राम के बेटे लव और कुश का जन्म स्थान बिठूरी भी यही है। लव और कुश का अगर जन्म हुआ वो बिठूरी गांव भी वहाँ पर ही है। महान संत जैसे कबीर, तुलसीदास और सूरदास भी इसी धरती से हुए जिनका धर्म परायणता से ओतप्रोत गीतों के प्रति लगाव मशहूर है। इलाहाबाद सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है और यही पर 3 महत्वपूर्ण और पावन नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इस जगह पर मशहूर कुंभ मेला लगता है जो देश और विदेश से भक्त और यात्रियों को तस्वीर प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना ही नहीं, यह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। कौशाम्बी में अशोक स्तंभ है और यहाँ पर भी बुद्ध ने कई धर्मोपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में बुद्ध ने कई साल गुजारे और कुशीनगर में उन्होंने नश्वर घूंगर गिराए। प्रभा सागिरी हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और इसी कारण यहाँ पर ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण साबित होती है। उत्तर प्रदेश की जगहों का पौराणिक कथाओं में काफ़ी उल्लेख है और यह रामायण और महाभारत जैसे भारत के महाकाव्य के विकास के लिए जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश का वन और जीवन कैसा है? रायबरेली का शमसपुर बर्ड सेंक्चुरी, चंबल और वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी, दुधवा और राष्ट्रीय उद्यान कुछ ऐसे जगह है जो पशु प्रेमियों को बस ही अपनी ओर खींचती है और यहाँ पर जो उद्यान है वो उद्यान लोगों को उनके तरफ आकर्षित करता है। उत्तर प्रदेश पर्यटनों को संपूर्ण बनाता है।
अगर उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक चित्रांकन अगर हम करेंगे तो ऐतिहासिक चित्रांकन के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी सुंदर और श्रेष्ठ ऐतिहासिक समारोह को बदौलत देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। आगरा के ताजमहल के अलावा झांसी, लखनऊ, मेरठ, अकबर द्वारा बनाया गया फतेहपुर सीकरी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, जौनपुर, महोबा और एक छोटा खेती प्रधान देवगढ़ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र है जो इतिहास और संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ बयां कर जाते हैं। तो ऐसे कई सारे जो पर्यटन स्थल है वो हमें कुछ और हमारे को झांकी करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की जगहों जैसे अलीगढ़, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ है, बनारस, लखनऊ, मेरठ, झांसी, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, नोएडा उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए मशहूर शहर है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और खाना और पंथ, इसके बारे में आप आपके पाठ्य पुस्तक से समझ ले लीजिएगा छात्र मित्रों। अब हम भारत के 10 मुख्य पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं वो देखेंगे। सबसे पहले कश्मीर है। कश्मीर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। अपने जीवन सुंदरता के लिए कश्मीर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कश्मीर के दर्शनीय स्थलों में श्रीनगर है, गुलमर्ग, डस झील, नागिन झील, परी महल और पहलगाम है। अपनी सुरमई वादियों और पहाड़ों पर बसे गोवा के लिए यह पर्यटन के गाँवों के लिए यह पर्यटन के बीच अलग ही स्थान रखता है। उसके बाद है दूसरा गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जो कि समुद्र बीच के लिए जाना जाता है। यहाँ का सी फूड, जल में खेले जाने वाले खेल और आनंद के स्थान के रूप में पहचान देते हैं। यहाँ स्थित अलोना का किला, गोवा म्यूजियम, चौपारा का किला यह पर्यटन आकर्षण केंद्र है। उसके बाद है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को केप केमोरियन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल का मिलन होता है। यहाँ से देखने वाला सूर्यास्त का दृश्य मनोरम होता है। जयपुर और उदयपुर, राजस्थान में स्थित जयपुर और उदयपुर अपनी कलात्मक और वास्तु सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर में स्थित लेक पैलेस दुनिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। जयपुर में ही हवा मंडल भी है जो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। उसके बाद हम केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल भारत में सार्वजनिक संपन्न और शिक्षित राज्यों में से एक। केरल मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ फैली हरी भरी सुंदरता और नदियों में बोटिंग का अपना अलग ही आनंद है। उसके बाद है सबसे अलग दिल्ली, जिसके बारे में हम लोग जानते भी हैं। भारत का आर्थिक केंद्र होने के साथ साथ ही देश की राजधानी भी दिल्ली को हम कहते हैं। यहाँ पर स्थित इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार को देखने के लिए पर्यटकों को वर्ष भर आते रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को पहाड़ों की राजधानी कहा जाता है, जो कि समुद्र तल से 2134 मीटर ऊपर स्थित है। यहाँ पर स्थित चाय के बागानों के लिए यह दुनिया भर में जाना जाता है। उसके बाद है मैसूर। मैसूर की अगर हम बात करें तो मैसूर कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी है जो अपने महलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थित मैसूर का महल विश्व प्रसिद्ध है। इस महल को अम्बा विला के नाम से भी जाना जाता है। इस महल को देखने के लिए प्रतिवर्ष इस महल को यहाँ पर गलत लिखा गया है छात्र मित्रों, तो ये आप सुधार लेना।
के इस महल को देखने के लिए प्रतिवर्ष 2.7 मिलियन पर्यटक आते हुए नजर आए हैं। अजंता और इलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां बौद्ध धार्मिक कला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर पत्थरों की गुफाओं में बने मंदिर पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जिसमें हम गुफाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ बुद्ध धर्मों की छवि हमें महसूस होती है। बेंगलोर की अगर हम बात करें तो भारत की अपनी संस्कृति में विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए हमेशा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ गोवा जैसे राज्य है, इसकी समुद्र तट दर्शनीय है। केरल और कश्मीर प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कन्याकुमारी आध्यात्मिक आकर्षण है। राजस्थान भारत के ऐतिहासिक धरोहर से परिपूर्ण है राज्य है, तो ताजमहल आगरा में है। पूरे भारत में फैली विविधता, सौंदर्य और आकर्षण बरबस ही दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी तरफ खींच लेता है। ये सारी चीज़ें अपने आप में पर्यटकों को खींच सकती है। यहाँ पर इसके स्वाध्याय दिए गए हैं और स्वाध्याय के प्रश्न आपको लिखना है। साथ साथ में आपकी पुस्तक भी आपके पास रखिएगा। जब ये वीडियो देखे तो ये पुस्तक में से आप इसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए छात्र मित्रों, दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। आभार।